प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी फिजिक्स का अगला पार्ट करेंगे, यानी कि इससे पहले हम कुछ पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसमें जो संबंध है वो पहले हम बता चुके हैं, F बराबर r/2 होता है, लेकिन उसका प्रूफ करना है, डेरिवेशन करना है। तो इस वीडियो में हम उसका यानी कि F बराबर r/2 का डेरिवेशन करेंगे। फोकस दूरी का मतलब F होता है और वक्रता त्रिज्या का मतलब r होता है। तो F और r में जो संबंध होता है उसी का डेरिवेशन यानी कि निगमन करना है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से उसका अध्ययन कर लेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें भी दो चित्र रहेगा, एक बार तो अवतल दर्पण के लिए डेरिवेशन करेंगे और एक बार उत्तल दर्पण के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम अवतल के लिए करेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में हम उत्तल के लिए करेंगे। तो इसमें हम अवतल के लिए करते हैं। देखिए इसमें ये अवतल के लिए चित्र है। ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये PQ एक किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो इसको बताए थे कि जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो यही यहाँ पर हो रहा है। ये जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण थी ये दर्पण से टकराई और टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली गई और ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। वास्तव में चली नहीं जाएगी, इसमें ये तो पीछे कलई किया हुआ है, कहाँ जा पाएगी, यानी कि ये जाएगी और फिर टकरा करके लौट आएगी। तो यहाँ इसका बना देते हैं, ये गया और टकरा करके ये लौट आया। जाएगा किसमें, जब प्रकाश का अपवर्तन होगा, यानी कि यहाँ पीछे कलई नहीं किया रहेगा तो उसमें चली जाएगी। तो अब इसमें लिखना थोड़ा सा रहेगा, वो लिखना क्या है उसको हम बता देते हैं। देखिए शुरू में इसे लिखना है, माना या नाम देते हैं M1 M2। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव O, इसे P भी कहते हैं, O इसमें लिख दिए हैं। इसका ध्रुव O, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष AB के समांतर चलने वाली किरण PQ दर्पण से परावर्तन के पश्चात F से होकर जाती है तथा C से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो इतना पहले शुरू में लिखना है और उसके बाद थोड़ा सा और इसमें समझ लीजिए। देखिए ये वृत्त का नियम होता है कि वृत्त के केंद्र से C का क्या मतलब है, ये कोई गोला तो रहा होगा ऐसे इस प्रकार से। तो जब ये गोला रहा होगा, इसका ये केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि पर जो भी रेखा खींची जाएगी, यानी कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है। तो ये जो C से लेकर के Q तक रेखा है ये त्रिज्या है और त्रिज्या जो होती है वो परिधि पर लंब होती है। शायद आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा, इसको बता देते हैं। त्रिज्या परिधि पर लंब होती है। देखिए कैसे, ये कोई मान लेते हैं वृत्त है और इसका केंद्र है। अगर यहाँ से कोई त्रिज्या खींचेंगे परिधि पर आएगा तो इस पर लंब होती है, यानी कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाती है। इधर भी 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा। तो इसी प्रकार से इसमें भी है, ये केंद्र है और ये परिधि है और ये त्रिज्या है, तो ये लंब है, यानी कि यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। तो कुल मिलाकर के ये अभिलंब का काम कर रहा है। ये जो CQ रेखा है ये अभिलंब का काम कर रहा है। तो अब देखिए ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया और ये दर्पण था, टकराने के बाद ये जा रही है तो ये परावर्तित किरण हो गया। तो ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण I कहते हैं।
ये पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, तो यहाँ हम आई लिख देते हैं, आपतन कोण आई। और ये अभिलंब और ये परावर्तन किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। और ये दोनों बराबर होते हैं, ये पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। जितना बड़ा आई होता है उतना बड़ा आर होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका जो डेरिवेशन छोटा सा है उसको हम कर लेते हैं। तो ये वाला कोण इसके बराबर है, तो यहाँ लिख देते हैं कि कोण पी क्यू सी, कोण पी क्यू सी बराबर कोण सी क्यू एफ, ये वाला कोण इसके बराबर है। पी क्यू सी बराबर सी क्यू एफ, जहाँ कोण बना रहेगा उसे बीच में करना है। तो यहाँ लिख देते हैं कोण पी क्यू सी बराबर कोण सी क्यू एफ। यहाँ लिख देते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम यही है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हो गया एक, ये तो सिंपल ही था। अब देखिए इसको ध्यान से, ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर किरण है। तो अगर कोई दो समांतर रेखा हो और उसे कोई तिर्यक रेखा काटती है, यहाँ इसको बताते हैं। देखिए इसमें, अगर कोई दो समांतर रेखा हो और उसे कोई तिर्यक माने तिरछी रेखा काटती है, तो जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा। इसे हम एकांतर कोण कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। यानी कि समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं। तो इसी प्रकार से इस चित्र में भी बन गया है। देखिए इसमें, ये समांतर रेखा थी और ये तिर्यक रेखा थी, तो जो कोण यहाँ बना है वही कोण यहाँ बनेगा। यानी कि कोण पी क्यू सी बराबर कोण क्यू सी एफ, चाहे क्यू सी एफ कहिए चाहे क्यू सी ओ कहिए, एक ही माना जाएगा क्योंकि कोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले लिख देते हैं कि चूँकि पी क्यू समांतर, ये समांतर का चिन्ह है, चूँकि पी क्यू समांतर कितना है, पी क्यू समांतर ए बी तथा सी क्यू तिर्यक रेखा है, सी क्यू तिर्यक रेखा है, सी क्यू तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण ये वाला पी क्यू सी, इसलिए कोण पी क्यू सी बराबर कोण पी क्यू सी बराबर कोण क्यू सी एफ, क्यू सी एफ। यहाँ लिख देते हैं एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। इस प्रकार से अब देखिए इस दोनों को, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और दोनों में क्या कोई ऐसा है जो समान हो? देखिए पी क्यू सी इसमें भी है, पी क्यू सी इसमें भी है। तो जब किसी समीकरण में दो ठू समान होता है तो ये दोनों भी समान होता है। यानी कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। इसको लिखा कैसे जाता है कि समीकरण 1 तथा 2 से लिखने का ये तरीका है। लिखेंगे ऐसे और क्या कर देंगे, इसका क्या मतलब होगा कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो कोण सी क्यू एफ बराबर कोण क्यू सी एफ। अब देखिए इसका क्या मतलब हो गया, सी क्यू एफ, सी क्यू एफ यानी कि ये वाला कोण बराबर हो गया है क्यू सी एफ, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। अब त्रिभुज का नियम होता है कि अगर किसी, देखिए त्रिभुज है क्यू सी एफ, ये त्रिभुज है, तो अगर किसी त्रिभुज में कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये इसके बराबर है, बराबर का चिन्ह है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर किसी त्रिभुज में कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो
क्या हो जाएगा अब ये कि जब ये वाला कोण बराबर था तो ये हो जाएगा CF बराबर FQ, यहाँ लिख देते हैं। इसलिए CF बराबर कितना हो जाएगा, CF बराबर FQ यहाँ लिख देते हैं कोष्टक में, क्योंकि यदि त्रिभुज में कोण बराबर हैं तो भुजाएं बराबर होती हैं, इसी के कारण ये बराबर हुआ है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, ये तो होगा कि CF बराबर FQ, क्या हमें ये कोई दूरी है CF तो दूरी निकाल सकते हैं CO माइनस FO करके, लेकिन क्या ये FQ कोई दूरी है? इधर से तो कोई दूरी नापते नहीं तिरछी करके। तो करना क्या होगा कि हमें ये जो FQ है इसे हमें FO बना लेना है। और ये बनेगा कैसे, इसके लिए लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, पहले उसको लिख देते हैं फिर हम बताते हैं कि ये लिखा क्या गया है। ऐसा उसमें भी किए थे जो दर्पण सूत्र था। देखिए यहाँ लिख देते हैं पहले, यदि Q दर्पण के ध्रुव O के समीप हो और दर्पण की वक्रता कम हो तो QF बराबर OF। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसमें लिखा है कि यदि Q दर्पण के ध्रुव, ये तो Q है, यदि Q दर्पण के ध्रुव O के समीप हो, ये इसके समीप हो और दर्पण की वक्रता कम हो। वक्रता का मतलब होता है मुड़ना, मतलब ये दर्पण मुड़ा कितना है। अगर ये इसकी वक्रता कम का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा ये मुड़ा है। जो वस्तु या जो भी चीज़ जितना ज़्यादा मुड़ी रहेगी उसकी वक्रता उतनी ज़्यादा है, और जो कम मुड़ी रहेगी उसकी वक्रता कम है। तो इसमें क्या कह रहा है कि दर्पण की वक्रता कम हो, यानी कि ये जो मुड़ा है ये और कम मुड़ जाए। यानी कि देखिए ये जो है, देखिए ऐसे तो मुड़ा है, ये ऐसे सीधा हो जाए। वक्रता कम होने का मतलब है, वक्रता ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा मुड़ना, और वक्रता कम होने का मतलब ये ऐसे मुड़ा ऐसे सीधा हो जाए। तो जब ये सीधा हो जाएगा और ये जब इसके समीप होगा और जब इसके समीप होगा और ये सीधा हो जाएगा, तो ये जो FQ है वो FO हो जाएगा। नहीं दिखाई पड़ रहा, देखिए इसकी ये इसके समीप आ जाए। ये तो लिखा है कि यदि Q दर्पण के ध्रुव O के समीप हो, ये जो Q है ये ध्रुव O के समीप यानी कि पास में आ जाए कहीं, तब भी तो इसके समांतर क्रिया से गुजार लेंगे, तब भी तो इसे जाएगी। बाकी सब क्रियाएं होंगी तब भी, लेकिन इसके समीप आ जाए और ये सीधा हो जाए यानी कि वक्रता कम हो जाए, तो जो FQ है वो FO के बराबर मान लेंगे। तो यही लिखा है कि जो FQ है वो FO के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर जो FQ था, ये वाला FQ, इसे हम कितना लिख देंगे, OF लिख देंगे। FQ की जगह पर OF रख देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, अतः CF बराबर FQ, QF और FQ एक ही है, इसकी जगह पर क्या रख देंगे, OF। अब चित्र में देखिए, अब देखिए हमें जितना बड़ा CF है उतना बड़ा FO प्राप्त हो गया है, जितना बड़ा CF उतना बड़ा FO प्राप्त हो गया है। और ये जो CF होती है इसे हम F कहते हैं, फोकस दूरी है ये C से लेकर के F तक, और ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, R कहते हैं, इसे लिख देते हैं। अब देखिए, अब हम लिख सकते हैं CO को कितना लिख सकते हैं, CF प्लस FO। तो यहाँ लिख सकते हैं CO बराबर CF प्लस FO। ये समझ में आया कि नहीं? देखिए
CO जो है वो CF और FO दोनों से मिलकर के बना है, तो ये लिख दिया है। तो CO को क्या कहते हैं, COR है, यहाँ R रख देते हैं। CF, क्या CF मालूम है? CF हमें नहीं मालूम है, लेकिन जितना बड़ा CF है उतना बड़ा FO तो है। यहाँ देखिए लिखा है जितना बड़ा CF उतना बड़ा OF। तो CF की जगह पर हम OF रख देंगे, और इसको इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें OF का मान मालूम है। तो यहाँ पर भी OF और यहाँ पर भी FO और OF एक ही चीज़ है, चाहे आगे से लिखो चाहे पीछे से। तो ये R हो गया, ये भी कितना OF कितना है, OF F है, तो AF प्लस ये भी F, तो R बराबर FF 2F। तो यहाँ से अगर F निकालें तो ये गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो F बराबर R बटा 2। यही प्रूव करना था कि फोकस दूरी जो है वो कटा त्रिज्या की आधी होती है। तो इस प्रकार से इसका डेरिवेशन पूरा हो चुका है। अब हम अगली वीडियो में उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालेंगे।